हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, 65th बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का गेस क्वेश्चन का आज हम लोग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो जीएस पेपर 2 है, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वॉल्यूम में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि 65वीं बीपीएससी का जो मेंस होगा वह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। इसलिए जो भी केस क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाए उसको आप लोग एक बार देखिएगा, उसको लिखिएगा, ठीक है। उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा और इसको अपने भाषा में और अच्छी तरह से भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सुदूर संवेदी प्रणाली क्या है? बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में यह किस प्रकार लाभदायक है? दोस्तों, सुदूर संवेदी प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, ठीक है, यह जो है बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में किस प्रकार लाभदायक है, इसी को हमको चर्चा करना है। यह है आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको किस प्रकार देखेंगे। दोस्तों, कभी भी मेंस का क्वेश्चन को लिखने के लिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन को समझने के बाद ही इसको लिखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सुदूर संवेदी प्रणाली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा 5-6 लाइन में इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो पूछ रहा है कि बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में यह किस प्रकार लाभदायक है, तो इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुदूर संवेदी प्रणाली क्या है। सुदूर संवेदी प्रणाली यह 2 शब्दों से बना है। दोस्तों, जो सुदूर संवेदी प्रणाली है ना, यह सुदूर और संवेदी, यह 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सुदूर का अर्थ होता है कोई भी चीज जो कि दूर हो, जबकि संवेदी का अर्थ है सूचना या डेटा को प्राप्त करना। दोस्तों, सुदूर का मतलब क्या होता है कि दूर, कोई भी ऐसा वस्तु जो कि दूर हो, और संवेदी का मतलब होता है कि उसके बारे में सूचना, और डेटा मतलब कि उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करना दूर से, ठीक है। अर्थात दूरी से किसी वस्तु के बारे में सूचना या डाटा प्राप्त करना। इसका मतलब ये हुआ कि रिमोट सेंसिंग से हम क्या कर सकते हैं कि दूर से ही किसी वस्तु के बारे में सूचना या जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं क्या? सुदूर संवेदी प्रणाली। आगे चलते हैं। ये हो गया आपका कि सुदूर संवेदी प्रणाली क्या है। इसको एक बार और देखते हैं किसी और तरीके से, ठीक है। सुदूर संवेदी एक प्रकार का विज्ञान और कला है जिसमें हम उपग्रह के माध्यम से किसी वस्तु, क्षेत्र और घटना के बारे में पता लगा सकते हैं। दोस्तों, सुदूर संवेदी प्रणाली क्या है? तो यह एक प्रकार का विज्ञान और कला है जिसके माध्यम से हम दूर से ही किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में और किसी क्षेत्र के बारे में पता कर सकते हैं, बैठे बैठे दूर से ही, ठीक है। अब हम जानेंगे कि बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सुदूर संवेदी प्रणाली का योगदान क्या है। तो आइए देखते हैं। ऐसे लिखेंगे, सुदूर संवेदी प्रणाली बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में निम्न भूमिका निभाता है। पहला लिखेंगे, कृषि के क्षेत्र में सुदूर संवेदी उपग्रह काफी लाभदायक है। दोस्तों, जो कृषि का क्षेत्र है उसमें सुदूर संवेदी प्रणाली जो है काफी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे फसल की पहचान करने में, इससे यह पता चलता है कि किस खेत में कौन सी फसल लगी है। दोस्तों, हम दूर से ही यह पता लगा देंगे कि कौन सी खेत में किस फसल को लगाया गया है। इसके बारे में हम लोग दूर से ही रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदी के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फसल की परिस्थिति कैसी है, इसका भी पता चल जाता है। दोस्तों, उस खेत में जो फसल लगा हुआ है वह किस प्रकार है, कहीं वह नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं वह पानी तो नहीं जम गया है, इसके बारे में भी हम लोग दूर से ही रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता कर सकते हैं। सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से पता कर सकते हैं, क्योंकि सुदूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित रहते हैं। दोस्तों, जो ध्रुवीय कक्षा है उसी में यह स्थापित होते हैं और वहां से जो इमेज भेजता है ना, उसको हम लोग देख के पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो खेत है आपके घर से बहुत दूर है, लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या कीजिएगा कि अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से उस इमेज को सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से देख सकेंगे कि आपके खेत में जो आपने फसल लगाया है वह किस हालत में है, कहीं वह कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
यही तो इसका फायदा है सुदूर संवेदी प्रणाली का। और दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव के ऊपर परिक्रमण करते हैं। दोस्तों यह जो सुदूर संवेदी प्रणाली है यह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित है और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के ऊपर परिक्रमण करते हैं, जिससे एक समय अंतराल पर फोटो मिलती रहती है। और यही कारण है कि एक समय अंतराल, एक टाइम पीरियड पे हमको फोटो मिलता रहता है। आप जिस बारे में पता लगाना चाहते हैं उसके बारे में पृथ्वी पर कहीं भी, ठीक है, यह पृथ्वी है दोस्तों, इस पृथ्वी पर कहीं भी आपका कोई जमीन है, वहां फसल लगा हुआ है, किसी प्रकार का क्षेत्र है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसका फोटो हमको मिलता रहता है सुदूर संवेदी प्रणाली से एक समय अंतराल पर, एक टाइम पीरियड पर, जिससे हम फसल की परिस्थिति का पता कर लेते हैं कि कल कैसी थी और आज कैसी है। दोस्तों जो फोटो है, इमेज है, वह एक समय अंतराल पर मिलता है। आज कैसा है और कल कैसा है इसके बारे में हम पता कर सकते हैं उस फोटो को देख करके। कितनी उपज होगी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, कहीं यूरिया की मात्रा ज़्यादा तो नहीं, इन सारे बातों का पता कर सकते हैं। दोस्तों सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से उस खेत के बारे में, उस फसल के बारे में पता कर सकते हैं, वहाँ की मिट्टी के बारे में पता कर सकते हैं, कहीं यूरिया की कमी तो नहीं है उस खेत में, इसके बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से। ठीक है, यही तो फायदा है सुदूर संवेदी प्रणाली का सामाजिक और आर्थिक रूप में। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। वनों की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग वनों से घिरा हुआ है, किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। दोस्तों सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से यह पता कर सकते हैं कि बिहार का जो वन है, जंगल है, वह बिहार के कितने % भाग में है, और साथ ही साथ यह भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पे किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है बिहार के जंगल में, बिहार के वन में। आजकल जंगलों में आग लगने की समस्या भी काफी देखने को मिल रही है, जिससे पर्यावरण काफी दूषित हो रहा है। दोस्तों आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि जंगल में आग बहुत लगते हैं, ठीक है, हाल ही में लगा था अमेज़न जंगल में, ठीक है, और इसके कारण जो है हमारा जो पर्यावरण है इसमें भी काफी दूषित हो रहा है हमारा पर्यावरण। लेकिन सुदूर संवेदी प्रणाली से हम यह पता कर सकते हैं कि जंगल में कितनी आग लगी है, किस भाग में आग लगी है, और उसका जल्द से जल्द समाधान कर सकते हैं। और जब हमारे पास सुदूर संवेदी प्रणाली का व्यवस्था होगा तो उसके माध्यम से हम अपने घर पे ही बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से देख सकेंगे सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से कि किस खेत में आग लगी है और वहाँ की क्या हालत है, ठीक है, और आग कितनी फैली है। और यदि हम जान जाएंगे कि इस खेत में आग लगा हुआ है तो हम उसका जल्द से जल्द समाधान भी कर लेंगे और पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। और इस प्रकार जो है हम ये पता कर लेंगे कि वन में आग लगा है तो इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए, जल्द से जल्द इसको बुझाया जाए, और इस प्रकार जो है हमारा पर्यावरण दूषित होने से भी बच सकता है। ऐसे ही पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है बिहार में वायु प्रदूषण की समस्या में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। दोस्तों हमारा बिहार में जो है ना वायु प्रदूषण की जो समस्या है इसमें भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे लोगों में सांस लेने में परेशानी, आँख, नाक और गले में जलन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही है। और यही कारण है कि जो बिहार के लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है, आँख, नाक, गले में दर्द हो रही है, जलन हो रही है। ऐसी जो समस्या है यह हो रही किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। लेकिन सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से वायु को प्रदूषित करने वाली तथ्यों के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन जो सुदूर संवेदी प्रणाली है यह किस प्रकार से हमारा वायु जो है, हवा जो है, यह प्रदूषित हो रहा है यह पता लगा सकते हैं सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से। और जब यह पता लग जाएगा कि इस वस्तु की वजह से हमारा वायु गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो उसको हम लोग नष्ट कर देंगे और इस प्रकार हम लोग वायु प्रदूषण को रोक सकेंगे। और वायु प्रदूषण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को यह सूचना प्रदान कर सकते हैं जो उनके लिए एक और प्रभावी उपकरण साबित हो सकती है। और यदि हम इस डाटा को, मतलब कि किस प्रकार से हमारा वायु गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में यदि हम लोग वायु प्रदूषण को
जो चेक करते हैं वैज्ञानिक, उनको यदि हम लोग दे देंगे कि इसके वजह से हमारा वायु गंदा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे कि इसको जल्द से जल्द उसको निपटाने की कोशिश करेंगे कि हमारा वायु स्वस्थ हो जाए और किसी प्रकार का प्रदूषण ना रहे हमारे वायु में और हमारे लोगों को भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यह सारी चीज़ सुदूर संवेदी प्रणाली से ही हो रहा है। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि बिहार में बाढ़ और सूखा का आना आम है। दोस्तों, हाल के दिनों में आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार में जो है ना, बाढ़ और सूखा ये दोनों आता है, ठीक है, जो बिहार को आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावित करता है। और यही वजह है कि हमारा बिहार जो है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पीछे हो जाता है। लेकिन सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से बाढ़ और सूखा संभावित क्षेत्रों के मैपिंग एवं इससे होने वाले नुकसान का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन जो सुदूर संवेदी प्रणाली है, इसके माध्यम से हम लोग पहले ही यह पता लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में बाढ़ आएगा और क्या नुकसान होगा और किस क्षेत्र में सूखा रहेगा और उससे क्या नुकसान होगा। और इस प्रकार जो है बाढ़ वाले क्षेत्र से वहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी वस्तु है, उपयोगी चीज़ है, उनको वहाँ से हटा लेंगे। इस प्रकार हमारा नुकसान कम होगा और इससे हम क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से नुकसान कम होगा। यह सब हो रहा है सुदूर संवेदी प्रणाली की वजह से। अगला पॉइंट लिखेंगे, जैव विविधताओं की विशेषताओं का अध्ययन करने में सिंचाई क्षेत्र में निगरानी एवं निर्देशन में सड़क जाम की स्थिति को जल्द से जल्द निपटाने में, आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम में, खनिज संसाधनों को ढूंढने में, जल के स्तर का पता लगाने में आदि में भी इसका योगदान है। दोस्तों, सुदूर संवेदी प्रणाली का योगदान इन सभी चीज़ों में है कि जैव विविधता की विशेषता का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। सिंचाई क्षेत्र में जो निगरानी करते हैं हम लोग वहाँ पे रह करके, इसको हम लोग ऊपर से ही अध्ययन कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का सड़क जाम हो जाता है तो हम लोग को साइड से दिखाई नहीं देता है, लेकिन सुदूर संवेदी प्रणाली जो है ऊपर से ही इमेज भेज देगा और इस प्रकार हमें जान जाएंगे कि कहाँ से क्या करेंगे तो जो सड़क जाम की जो व्यवस्था है इसको और सुधार सकेंगे। और यह सब हो रहा है सुदूर संवेदी प्रणाली की वजह से। आपदा प्रबंधन सहायता भी कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आया हुआ है, किसी प्रकार का आपदा आया हुआ है और वहाँ के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन सुदूर संवेदी प्रणाली जो है वहाँ का ऊपर से ही फोटो भेज रहा है और उस फोटो के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का आपदा से क्या नुकसान हुआ है और उसको जल्द से जल्द निपटा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका फायदा है। और मान लीजिए कहीं पे आप जमीन खोज रहे हैं, खनिज संसाधन का पता कर सकते हैं सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से ही, ठीक है। जल के स्तर क्या है, जमीन के नीचे कितना पानी है, इसके बारे में भी हम लोग सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। इस प्रकार सुदूर संवेदी प्रणाली बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक हो सकता है, जिससे बिहार के विकास और लोग जीवन स्तर में भी काफ़ी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, सुदूर संवेदी प्रणाली जो है इतना योगदान कर रहा है हमारे बिहार में। ये सब क्या है, सामाजिक और आर्थिक विकास को दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाभदायक है सुदूर संवेदी प्रणाली। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन को तो हमें अच्छे अंक मिलेंगे। अपने भाषा में लिखेंगे, समझा के लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो पेपर चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ बच्चा कुछ जानता है और इससे जो है आपका अंक भी अधिक आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान संदर्भ में इसरो उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में वैश्विक सफलता हासिल कर चुका है। साथ ही साथ यह भारत की सामाजिक, आर्थिक, सामरिक एवं अंतरिक्ष अभियानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। उदाहरण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। दोस्तों, जो इसरो है ना, वह उपग्रह को प्रक्षेपण करने में वैश्विक सफलता को हासिल कर चुका है। क्या यह कथन सत्य है, इसको बताना है आपको। और साथ ही साथ आपको यही बताना है कि यह जो है भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं सामरिक का मतलब होता है कि सैनिक, मतलब कि रक्षा संबंधित, ठीक है, एवं अंतरिक्ष अभियानों की आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर रहा है। इसको उदाहरण सहित पुष्टि करना है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। मैं बार बार बोलता हूँ प्रत्येक वीडियो में कि हमेशा क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद उसका आंसर लिखिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि इसरो उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में वैश्विक सफलता हासिल कर चुका है। दोस्तों, जो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है उपग्रह प्रक्षेपण करने में ना वैश्विक सफलता हासिल कर चुका है।
साथ ही साथ यह भारत की सामाजिक, आर्थिक, सामरिक एवं अंतरिक्ष अभियानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। आइए इसको एक एक करके उदाहरण सहित देखते हैं। तो इसको अब हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। किस प्रकार देखेंगे, आइए देखते हैं। ऐसे लिखेंगे, इसरो अपने विभिन्न सहयोगी संगठन के साथ मिलकर भारत के सामाजिक, आर्थिक, सामरिक एवं अंतरिक्ष अभियानों में मदद करता है। पहला ऐसे लिखेंगे, भारत की सामाजिक और आर्थिक विकास में इसरो का क्या योगदान है। हमको लिखना है सभी के बारे में, तो एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है, इसरो का क्या योगदान है। तो ऐसे लिखेंगे, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि इसरो का एक अंग है, वो भारत के सामाजिक एवं, दोस्तों जो एंट्रिक्स है ना, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह जो है ना इसरो का ही एक अंग है, एक पार्ट है, और वह जो है भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एंट्रिक्स है वह भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो अंतरिक्ष है ना वह इसरो का ही एक पार्ट है, एक अंग है। वह किस प्रकार का भूमिका निभाता है, सबसे पहले है स्वच्छ भारत अभियान। जो अंतरिक्ष है वह स्वच्छ भारत अभियान में भी भूमिका निभाता है। किस प्रकार से, SCL अर्थात एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष बल दिया है। दोस्तों यह जो SCL है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह इसरो का एक अंग है, एक पार्ट है। यह जो है स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष बल दिया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लड़कियों के लिए सरकारी स्कूलों में शौचालय के निर्माण कार्य में लगा हुआ है। दोस्तों यह जो एंट्रिक्स है, यह जो है सरकारी जो स्कूल होते हैं देश के, वहां पे जो है शौचालय निर्माण करवा रहा है, ठीक है ना, जिससे खुले में शौच करना बंद हुआ और स्वच्छ पर्यावरण के रख रखाव में मदद मिलती है। और इस प्रकार जो है खुले में शौच करना से मुक्त हो गया, मतलब बंद हो गया, और साथ ही साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में भी काफी योगदान देता है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इसरो का एक अंग है, पार्ट है। अगला लिखेंगे, स्वास्थ्य देखभाल सहायता। दोस्तों जो एंट्रिक्स है वह स्वास्थ्य देखभाल सहायता भी करता है। हाल ही में इसरो ने इसी संगठन के अपंग बच्चों के इलाज के लिए क्यूर इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों इसरो का यही संगठन, कौन संगठन, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपंग बच्चों के लिए, मतलब जिसके हाथ पैर में कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, उसके लिए जो है, उस बच्चों के लिए जो है इलाज के लिए क्यूर इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया है। यह एक प्रकार का संस्था है क्यूर इंटरनेशनल, और इसी संस्था के साथ मिलकर अपंग बच्चों का इलाज के लिए इन्होंने एक मुहिम शुरू किया है। किसने, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इसरो का ही एक अंग है, ठीक है। इन बच्चों का इलाज बेंगलुरु के इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल में हो रहा है। और इस प्रकार के बच्चों, किस प्रकार के बच्चों, जो बच्चे अपंग होते हैं, उस बच्चे का इलाज क्यूर इंटरनेशनल के साथ मिलकर एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ करवा रहा है, इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल में, जो कि बेंगलुरु में है। ऐसे हम लोग लिखेंगे, मतलब कि जो हाल फिलहाल में जो हो रहा है उससे रिलेट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, और उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, इसरो अपने सुदूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से भारत के अलग अलग भागों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसरो जो है ना वह सुदूर संवेदी प्रणाली के, मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सुदूर संवेदी प्रणाली के बारे में, तो उसके माध्यम से इसरो क्या करता है कि अलग अलग भागों की जानकारी कर लेता है इकट्ठा, भारत के अलग अलग हिस्सों के बारे में, ठीक है। और यदि कोई ऐसा भूभाग मिल जाता है जहां पर्यटन स्थल का विकास हो सके तो उसकी जानकारी भारत, और साथ ही साथ यह जो इसरो का जो संस्था है यह सुदूर संवेदी प्रणाली से वैसे क्षेत्रों को देखता है जहां पे अभी कुछ नहीं है, एकदम खाली स्थान है, ठीक है, और उस खाली स्थान पे जो है भारत सरकार को देता है सूचना, और वहां पे जो है पर्यटन स्थल बनाने का सुझाव देता है भारत सरकार को। आइए आगे देखते हैं, भारत सरकार को देती है, और भारत सरकार उस भूभाग का सर्वेक्षण के बाद यदि वहां पर्यटन स्थल विकसित करता है तो इससे भारत को आर्थिक विकास में मदद मिल जाती है। और उस भूभाग पे जहां पे पहले खाली था, उस भूभाग को एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से उसके बारे में पता किया, और उस भूभाग के बारे में, मतलब कि उस जमीन के टुकड़ा के बारे में भारत सरकार को जानकारी दिया। और बाद में भारत सरकार क्या करेगा कि अपने अधिकारी को भेजकर उस भूभाग को, मतलब कि उस भूमि के बारे में सर्वेक्षण करवाएगा, और उस सर्वेक्षण के बाद यदि वहां पे पर्यटन स्थल विकास करने का होगा,
तो वहां पे करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि भारत के आर्थिक विकास में मदद मिल जाएंगे। मतलब कि यदि वहां पे पर्यटन स्थल का विकास होता है तो विदेश विदेश से लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा हमारे देश का, यही तो है। फिर लिखेंगे वायु प्रदूषण की समस्या, जंगलों में आग लगने की समस्या आजकल तेजी से वृद्धि हो रही है। इसरो अपने उपग्रहों के माध्यम से इन क्षेत्रों में ही भारत की मदद कर रहा है। मैंने हाल ही में पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार जो है इसरो भी इस प्रकार में मदद करता है, ठीक है। अगला लिखेंगे इसरो की सहायता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैब टू लैंड योजना का आरंभ किया है। दोस्तों हाल ही में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लैब टू लैंड नाम का एक योजना स्टार्ट किया है, शुरुआत किया है। इसका मतलब क्या है, इस योजना का उद्देश्य जल के तर्कसंगत उपयोग के साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। दोस्तों जो जल होता है वाटर, उसका सही से इस्तेमाल हो और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, यही तो इसका मतलब है लैब टू लैंड। मतलब कि अच्छी तरीका से उस भूमि को जल के बारे में, मतलब कि उस भूमि में अच्छी तरह से जल देना ताकि वहां पे विकसित हो कृषि, ठीक है। अच्छी तरह से विकसित हो, अच्छे प्रकार के फसल विकसित हो, अधिक मात्रा में हो, ठीक है। यही इस योजना का मकसद है, ठीक है, लैब टू लैंड। अभी मैंने क्या देखा कि जो इसरो जो है सामाजिक एवं आर्थिक में किस प्रकार मदद कर रहा है। अब देखेंगे कि सामरिक विकास में इसरो किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है। सामरिक का मतलब होता है कि सैनिक, मतलब कि रक्षा मामला में, ठीक है, जो रक्षा करते हैं हमारे देश को सैनिक, उसके बारे में, मतलब कि उनमें इसरो का क्या योगदान है उसी को हम लोग देखेंगे। सामरिक क्षेत्र में इसरो बहुत बड़ा योगदान देता है। दोस्तों जो सामरिक क्षेत्र है, सैनिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, उसमें जो है इसरो बहुत योगदान करता है। जैसे युद्ध की स्थिति में, युद्ध के पूर्व शत्रु की स्थिति या गति के बारे में पता लगाने में। दोस्तों मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में शत्रु कहाँ छिपा हुआ है, इसके बारे में भी इसरो सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी पहले दे देता है। किसको, हमारे सैनिक को। इस प्रकार हमारे सैनिक को कुछ मदद मिल जाती है और वह अपने दुश्मन को अपने देश में नहीं आने देते हैं। यही कारण है दोस्तों कि आतंकवादी को जो है हमारे देश पहले ही अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको जो है पहले से ही सूचना मिल जाता है सुदूर संवेदी प्रणाली के माध्यम से, इसरो के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से। और यही कारण है कि हमारे देश में बहुत कम आतंकवादी, मतलब कि बॉर्डर पर ही मार देते हैं, ठीक है, हमारे सैनिक, इसी वजह से, ठीक है। इसके लिए इसरो नेविगेशन सैटेलाइट की मदद लेता है। दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट यह एक प्रकार का उपग्रह है और इसी उपग्रह के माध्यम से यह जो इसरो जो है इसके बारे में पता लगाता है युद्ध से पहले शत्रु की जो सेना है उसके बारे में, ठीक है, कि वह कहाँ है, वह क्या हलचल कर रहा है, सारे बातों का पता लगाता है कौन, इसरो, नेविगेशन सैटेलाइट के माध्यम से। यह उपग्रह पृथ्वी के निम्न कक्षा में स्थापित होता है। दोस्तों जो नेविगेशन सैटेलाइट है ना, वह पृथ्वी के निम्न कक्षा में स्थापित होता है। इसके लिए 3 नेविगेशन उपग्रहों की मदद ली जाती है, जिससे एक से उपग्रह शत्रु की स्थिति, दूसरी उपग्रह से शत्रु की गति और तीसरी उपग्रह से शत्रु की ऊंचाई का पता लगाता है। दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट में 3 उपग्रह होते हैं और एक क्या करता है कि शत्रु कहाँ है इसके बारे में पता लगाता है, और एक सैटेलाइट क्या करता है कि वह गति में है कि नहीं इसके बारे में पता लगाता है, और एक क्या पता करता है कि वह कितना ऊंचाई पे है, ठीक है, वह जो है कितना ऊंचाई पे है इसके बारे में पता लगाता है। इस मेथड को ट्रायंगुलेशन मेथड कहते हैं। और यह जो मेथड है, एक से ऊंचाई, एक से उसका गति और एक से वह कहाँ है इसके बारे में पता लगाना, इस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है। इसी मेथड का उपयोग करके हाल में अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार गिराया है। दोस्तों आप लोगों ने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो अमेरिका है वह जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो प्रमुख हैं कासिम सुलेमानी, इसको मार गिराया है ड्रोन से। दोस्तों यह जिस मेथड से मारा है ना अमेरिका, वह था ट्रायंगुलेशन मेथड, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यह जो है ऊंचाई पता करता है, गति पता करता है और कहाँ पे है इसके बारे में भी पता लगाता है। और इसी मेथड का प्रयोग करके अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मारा है, ठीक है, ड्रोन से मारा है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे बी में,
स्थलाकृति पर्यवेक्षण में भी काफ़ी मदद करता है। सैनिकों को युद्ध के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है जहां के बारे में उनको पता नहीं होता है। ऐसे रास्तों में कहीं ऊबड़ खाबड़ भूमि मिल सकती है, कहीं घने जंगल मिल सकते हैं, तो कहीं दलदल भी मिल सकता है। दोस्तों, स्थलाकृति मतलब कि भूमि का वह टुकड़ा जहाँ पे कहीं ऊबड़ खाबड़ है, तो कहीं पे दलदल है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे तो जंगल है, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी जो है इसरो सैनिकों को पहले ही दे देता है कि आगे रास्ते में इन चीज़ों को आपको सामना करना होगा, क्योंकि इसरो जो है बताता है कि आगे रास्ता में कहाँ ऊबड़ खाबड़ है, कहाँ भूमि जो है घने जंगल है, ठीक है, तो कहाँ दलदल है। इसके बारे में इसरो जो है हमारे सैनिकों को पहले ही बता देता है। अब आगे पढ़ते हैं। इसीलिए इसरो सामरिक उद्देश्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी वजह से जो इसरो है ना, वो सामरिक उद्देश्य मतलब कि सैनिक उद्देश्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सैनिकों को युद्ध में जानने से पूर्व ही रास्तों के बारे में चित्र उपग्रह के माध्यम से भेज देता है। दोस्तों, इसरो क्या करता है कि उपग्रह के माध्यम से सैनिकों को इमेज भेज देता है, ठीक है। जो हमारे सैनिक है दोस्तों, उनको जो है ना उपग्रह के माध्यम से इमेज भेज देता है, ठीक है। फिर सी में लिखेंगे, भारत के सीमा के आसपास चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने में भी इसरो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जो भारत की सीमा है उसके आसपास किस प्रकार का आतंकवादी गतिविधि चल रहा है, इसके बारे में भी हमारे सैनिकों को इसरो जो है पहले ही सचेत कर देता है, क्योंकि जो है ना इसरो सैटेलाइट के माध्यम से इन पर अपनी नज़र रखे रखता है, ठीक है। और इससे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे सैनिकों के लिए, ठीक है, क्योंकि वह जो है सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीर जो है हमारे सैनिक को भेज देता है कि सीमा के आसपास किस प्रकार का गतिविधियाँ हो रही है, किस प्रकार का हलचल हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे सैनिक क्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधि को रोक देते हैं। ये हो गया आपका। अब हम लिखेंगे अंतरिक्ष अभियानों में इसरो का क्या योगदान है। मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में बांटेंगे और फिर उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो मार्क्स है ना ये इंक्रीज होता है। इसरो का मूल संबंध अंतरिक्ष अभियानों से ही जुड़ा है। दोस्तों, जो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मूल संबंध है वह अंतरिक्ष अभियान से ही है। इसरो पूरे विश्व में नज़र में तब प्रसिद्ध हो गया जब इसने चंद्रयान 1, मंगलयान जैसे अभियानों में सफलता हासिल किया। दोस्तों, जो इसरो है, जब इसने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशन को कंप्लीट किया ना, तो ये पूरे विश्व में अपने आप को बताया कि हाँ, इसरो जो है एक संस्था है जिसने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे अभियान को पूरा किया है। खासकर मिशन मंगलयान ने इसरो का और प्रसिद्धि कायम किया। दोस्तों, जो मिशन मंगलयान है ना, इसने पूरे विश्व में इसरो का प्रसिद्धि कायम किया। क्यों किया? क्योंकि मिशन मंगलयान के जरिए भारत विश्व का ऐसा पहला राष्ट्र बन गया जिसने पहले ही प्रयास में मंगल पर चला गया। दोस्तों, आज से पहले कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पहले ही प्रयास में मंगल पर चला गया हो, लेकिन जो भारत है मिशन मंगलयान के जरिए पहले ही प्रयास में चला गया। कहाँ पे? मंगल पर। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट में, इसरो और भी अंतरिक्ष अभियानों पर कार्य कर रहा है। जो इसरो है वह और भी किस किस प्रकार का अंतरिक्ष अभियान पर काम कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। पहला है आदित्य मिशन। ये क्या है? देखिए, हाल ही में इस मिशन को इसरो द्वारा पूरा किया जाएगा। दोस्तों, यह जो आदित्य मिशन है ना, इसको हाल ही में पूरा किया जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत जल्द, ठीक है ना। यह मिशन सूर्य के अध्ययन करने के लिए है। दोस्तों, यह जो मिशन है ना, आदित्य मिशन, इसका काम क्या है? सूर्य के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। दोस्तों, यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है, अंतरिक्ष मिशन, ठीक है ना, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में एक पॉइंट है और उसका नाम है लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है। और इसी पॉइंट पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक। किसको? आदित्य मिशन को, ठीक है दोस्तों। इसको जो है इसी पॉइंट पे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। क्योंकि जो इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जो है ना पृथ्वी का और सूर्य का दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना
शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से इसको इस पॉइंट पे स्थापित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला मिशन है गगनयान मिशन। अभी हाल में ही इसरो ने यह घोषणा की है कि 2022 तक इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, जो इसरो है इस मिशन को पूरा करने के लिए टाइम दिया है 2022। बोला है ना कि 2022 तक इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत वायुसेना के 3 पायलट को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दोस्तों, यह जो मिशन है गगनयान मिशन, इसके द्वारा 7 दिनों के लिए वायुसेना के 3 पायलट को अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, यह भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। दोस्तों, पहली बार भारत जो है अंतरिक्ष में इंसान को भेज रहा है। किस मिशन में? गगनयान मिशन में। ठीक है, अगला है चंद्रयान 3। यह भी इसरो की एक महत्वाकांक्षी आगामी योजना है। दोस्तों, चंद्रयान 3 जो है ना, यह भी जो है ना इसरो का ही एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस मिशन की लागत 600 करोड़ रुपया है। 600 करोड़ से अधिक है। ठीक है ना, अभी इसको भेजा नहीं गया है, इसको भेजा के बाद में इसमें लैंडर और सरोवर के साथ साथ प्रोपल्सन मॉड्यूल भी होंगे। दोस्तों, जो चंद्रयान 3 है इसमें क्या होगा? लैंडर होगा, रोवर होगा और साथ ही साथ प्रोपल्सन भी होगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है ना, अभी हाल ही में चंद्रयान 2 भेजा गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि सब कुछ सक्सेस हुआ था, लेकिन लास्ट में वह जो है उतर नहीं पाया था। ठीक है, और इसी वजह से लोग बोलते हैं क्या कि ये अनसक्सेस है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 2 अनसक्सेस नहीं है। 90% जो है काम करता है चंद्रयान 2, अभी भी 10% ही अनसक्सेस है। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ देखते हैं, यह भारतीय चंद्रयान मिशन का तीसरा मिशन होगा। मैंने क्या पढ़ा? चंद्रयान 1 हो गया, 2 हो गया, और यह जो है ना चंद्रयान 3, यह भारत का तीसरा मिशन है। ठीक है, किसका? चंद्रयान मिशन का। आगे देखते हैं। उपयुक्त पुष्टिकरण से यह संभव होना है कि इसरो भारत की सामाजिक, आर्थिक, सामरिक एवं अंतरिक्ष अभियानों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा, इससे यह पता लगता है कि जो इसरो है ना हमारे देश का, वह सामाजिक, आर्थिक और सामरिक एवं अंतरिक्ष अभियानों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूर्ति करने में सक्षम है। ठीक है, जिससे भारत के विकास में तेजी मिल सकती है। और यही कारण है कि जो भारत का विकास है वह तेजी से हो सकता है और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सकती है। और जो है हमारे जो लोग हैं, आम लोग, इनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज मैंने इस वॉल्यूम में 2 क्वेश्चन को चर्चा किया है। अगले वॉल्यूम में भी 2 क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा। और एक बात और, मैंने क्या किया है ना कि ऑप्शनल ज्योग्राफी वालों के लिए गेस क्वेश्चन का वॉल्यूम लाया हुआ हूँ। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए, ऑप्शनल ज्योग्राफी लिखा होगा, 65th बीपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी, उसको आप लोग खोलिए और उसको भी देख लीजिए। यदि आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, तो यदि आप भूगोल लेकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको 65वीं बीपीएससी देना है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ से देखिए क्या ज्योग्राफी का ऑप्शनल मेंस के लिए। दोस्तों, उसमें मैंने 65वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाला है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।